18वीं सदी का भारत। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब दिल्ली में मुगल सल्तनत की शक्ति का सूरज लगभग डूब रहा था और पूरे देश के नक्शे पर नई नई रियासतें और ताकतें उभर रही थीं। आज की हमारी पड़ताल हमें इसी दौर के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से, दक्षिण में केरल लेकर जाएगी। जी, केरल का इतिहास उस दौर में बहुत ही कह सकते हैं उथल-पुथल भरा था। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौर में केरल में असल में हो क्या रहा था। इन दस्तावेजों की पहली ही लाइन कहती है कि 18वीं सदी की शुरुआत में केरल एक नहीं बल्कि कई छोटे-छोटे सामंती प्रमुखों और राजाओं के बीच बटा हुआ था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि बटा हुआ होने का असल में मतलब क्या था। हाँ, मतलब क्या ये बस अलग-अलग राज्य थे? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब था लगातार चलने वाली एक होड़, एक खींचतान। कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी जो सबको कंट्रोल कर सके। सत्ता के दर्जनों छोटे-छोटे केंद्र थे जो अपने इलाके और असर को बढ़ाने के लिए अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि वहां राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। अच्छा, तो इसी बिखराव के बीच हमारे स्रोत 4 अहम खिलाड़ियों का नाम लेते हैं। ज़ैमुरिन के तहत कालीकट, चिरक्कल, कोचिन और त्रावणकोर। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, अगर ताकत के ये 4 बड़े केंद्र पहले से ही थे, तो फिर कहानी में त्रावणकोर हीरो बनकर कैसे उभरा? कालीकट या कोचिन क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। उनमें ऐसी क्या कमी रह गई थी जो त्रावणकोर ने पूरी कर दी? देखिए, असल में ये चारों नाम मात्र के लिए बड़े थे, लेकिन अंदर से उन्हें भी वही सामंती सरदार कमजोर कर रहे थे जिनकी हम बात कर रहे थे। यहीं पर त्रावणकोर की कहानी अलग हो जाती है और इस कहानी का मुख्य किरदार है राजा मार्तंड वर्मा, जो 1729 में गद्दी पर बैठे। मार्तंड वर्मा। हमारे दस्तावेजों में इनके लिए कुछ बहुत भारी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। 18वीं सदी के प्रमुख राजनेताओं में से एक, दुर्लभ दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प। क्या ये सिर्फ किताबी तारीफें हैं या उनके कामों में ये बातें वाकई दिखती हैं? नहीं, ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये उनके काम करने के तरीके का सार है। राजनेता शब्द पर ध्यान दीजिए, योद्धा नहीं। हाँ, ये एक दिलचस्प फर्क है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ जंग जीतना नहीं, बल्कि एक मजबूत और टिकाऊ राज्य बनाना जानते थे। उनकी दूरदर्शिता इसी बात में थी कि उन्होंने केरल की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके अंदरूनी बिखराव को ही अपना पहला निशाना बनाया। तो उन्होंने शुरुआत कैसे की? क्या वो सीधे अपने पड़ोसियों से लड़ने चले गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही उनकी समझदारी थी। उन्होंने सबसे पहले अपने घर को ठीक किया। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने सामंतों को अपने अधीन किया। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। ये सामंत मतलब ये वही स्थानीय सरदार थे? जी हाँ, ये वो सरदार थे जो राजा की ताकत को चुनौती देते थे, टैक्स देने में आनाकानी करते थे और अपनी मनमानी चलाते थे। मार्तंड वर्मा ने एक एक करके उनकी शक्ति को कुचल दिया और सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। अच्छा, तो मतलब पहले अंदर की सफाई की ताकि बाहर की चुनौतियों पर ध्यान दिया जा सके। बिल्कुल। एक बार जब अंदरूनी खतरे खत्म हो गए, तब उन्होंने राज्य का विस्तार शुरू किया। क्विलोन और एलाइडम जैसे पड़ोसी इलाकों को जीता। लेकिन उनकी असली और सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। और वो परीक्षा क्या थी? वो थी यूरोपीय ताकत से टक्कर। उस दौर में डच कंपनी केरल के व्यापार और राजनीति में बहुत दखल दे रही थी। मार्तंड वर्मा ने उन्हें चुनौती दी और इसका नतीजा एक ऐसी लड़ाई में निकला जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने डचों को निर्णायक रूप से हरा दिया, जिससे केरल में उनकी राजनीतिक ताकत हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक मिनट, ये तो सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है। ये बहुत बड़ी बात थी। 18वीं सदी में एक भारतीय राजा एक यूरोपीय ताकत को सैन्य रूप से हरा दें, ये कैसे मुमकिन हुआ? उनकी सेना में ऐसा क्या खास था जो डचों की आधुनिक बंदूकों और तोपों के सामने टिक गई? यहीं पर मार्तंड वर्मा की दूरदर्शिता और व्यावहारिकता का सबसे बड़ा सबूत मिलता है। उन्हें पता था कि पुरानी तरकीबों से नई ताकतों को नहीं हराया जा सकता। इसलिए उन्होंने वही किया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने दुश्मन के ही तरीकों को अपना लिया। स्रोत साफ साफ कहता है कि उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों की मदद से पश्चिमी मॉडल पर एक मजबूत सेना तैयार की। मतलब डचों को हराने के लिए डच या दूसरे यूरोपीय अफसरों को ही अपनी सेना में भर्ती कर लिया। ये तो कमाल की रणनीति है। हाँ, ये सिर्फ नकल नहीं थी, ये एक बहुत ही चतुर और साहसी रणनीति थी।
इसमें एक डच कमांडर यूस्टेशियस डिलैनॉय का जिक्र आता है, जिसे लड़ाई में बंदी बनाने के बाद मार्तन वर्मा ने अपनी सेना का सेनापति बना दिया। अच्छा, बंदी को सेनापति बना दिया। जी, और उसी की देखरेख में त्रावणकोर की सेना को आधुनिक तरीके से ट्रेनिंग दी गई, अनुशासन सिखाया गया और नए हथियारों से लैस किया गया। तो ये सिर्फ हथियार खरीदने की बात नहीं थी, ये पूरी की पूरी सैन्य सोच को बदलने जैसा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पश्चिमी मॉडल का मतलब ही यही था। नियमित परेड, ड्रिल, एक स्पष्ट कमांड की चेन और आधुनिक तोपखाना। इसके साथ ही उन्होंने एक और दूर की सोच वाला काम किया, एक आधुनिक शस्त्रागार बनवाया। शस्त्रागार? जी, एक शस्त्रागार। इसका मतलब ये था कि अब त्रावणकोर को बंदूकों, गोलियों और तोपों के लिए किसी बाहरी ताकत पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। वो आत्मनिर्भर हो रहे थे। और इस नई फौज का असर तो तुरंत दिखा होगा, है ना? बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि इस नई और ताकतवर सेना का इस्तेमाल करके मार्तंड वर्मा ने उत्तर की ओर तेजी से विस्तार किया। कुछ ही सालों में त्रावणकोर की सीमाएं दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में कोचिन तक फैल गईं। एक छोटा सा राज्य अब केरल की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। लेकिन एक सवाल अभी भी है। इतनी बड़ी सेना, ये नए हथियार, ये लगातार चलती लड़ाइयां, इन सब पर तो बेहिसाब पैसा खर्च होता होगा। ये पैसा आ कहां से रहा था? क्या ये सब सिर्फ लूट और जीते हुए इलाकों से आ रहा था? नहीं, और यहीं पर मार्तंड वर्मा एक योद्धा से बढ़कर एक राजनेता और राष्ट्र निर्माता साबित होते हैं। उन्हें पता था कि एक मजबूत सेना बिना एक मजबूत अर्थव्यवस्था के टिक नहीं सकती। इसलिए जितनी ऊर्जा उन्होंने सेना बनाने में लगाई, उतनी ही उन्होंने राज्य की तिजोरी भरने में भी लगाई। अच्छा, तो उनके आर्थिक सुधार क्या थे? हमारे सोर्स में इसका जिक्र है। हाँ, स्रोत 3 मुख्य चीजों का जिक्र करता। पहला, उन्होंने कई सिंचाई के काम शुरू करवाए। इसका सीधा मतलब था खेती की पैदावार में बढ़ोतरी, जिससे किसानों और राज्य दोनों की आमदनी बढ़ी। ठीक है, कृषि पर ध्यान दिया। दूसरा, उन्होंने संचार के साधनों यानी सड़कों और नहरों का जाल बिछवाया। और तीसरा, उन्होंने विदेशी व्यापार को जमकर बढ़ावा दिया। ये सड़कें और नहरें तो बड़ी चालाकी वाला काम लगता है। कैसे? मेरा मतलब है, इनसे एक तरफ तो माल आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचता होगा, जिससे व्यापार बढ़ता होगा, और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर सेना भी तेजी से राज्य के किसी भी कोने में पहुंच सकती थी। एकदम सही। हर कदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। सिंचाई से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, उस पैसे से सेना आधुनिक बनी, सड़कों और नहरों ने व्यापार और सेना दोनों की मदद की, विदेशी व्यापार से जो सोना चांदी राज्य में आया, उससे और ज्यादा विकास के काम हुए। ये एक ऐसा चक्र था जिसमें सैन्य ताकत और आर्थिक तरक्की एक दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ रही थी। ये सिर्फ नीतियां नहीं थी, ये एक पूरा विजन था। तो अगर हम पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो तस्वीर ये बनती है कि 18वीं सदी की शुरुआत में केरल एक शतरंज की बिसात की तरह था, जिस पर कई छोटे छोटे मोहरे आपस में ही उलझे हुए थे। फिर एक खिलाड़ी आता है, मार्तंड वर्मा, जो पहले अपने घर के अंदर के बिखराव को समेटता है, फिर दुश्मन की तकनीक सीखकर एक ऐसी ताकतवर सेना बनाता है जो सबको चौंका देती है और साथ ही साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी आसमान पर पहुंचा देता है। बिल्कुल। मार्तंड वर्मा की कहानी सिर्फ एक राजा की जीत की कहानी नहीं है। ये उस दौर के भारत की एक बड़ी हकीकत को दिखाती है। जब केंद्रीय मुगल सत्ता कमजोर हुई, तो भारत के अलग अलग कोनों में मार्तंड वर्मा जैसे कई शासक उभरे, जो अपनी रियासतों को बचाने और उन्हें मजबूत करने के लिए नए नए प्रयोग कर रहे थे। वो समझ गए थे कि बदलते वक्त में पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा। तो त्रावणकोर का ये उदय हमें सिखाता है कि राजनीतिक बिखराव के दौर में भी एक दूरदर्शी और दृढ़ नेता कैसे एक मजबूत और आधुनिक राज्य की नींव रख सकता है। हाँ, और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है, जिस पर वो सोच सकते हैं। वो क्या? हमने देखा कि कैसे यूरोपीय ताकत का सामना करने के लिए यूरोपीय तरीकों और विशेषज्ञों का ही इस्तेमाल किया गया। तो सोचने वाली बात यह है कि उस दौर में आधुनिकीकरण का मतलब क्या था? क्या अपनी पहचान बनाए रखते हुए आगे बढ़ना संभव था, या फिर आधुनिक बनने की शर्त ही ये थी कि आप उन्हीं ताकतों जैसे बन जाएं जिनसे आप खुद को बचाना चाहते हैं?